गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे से होंगे और खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द हम संज्ञा के नामों की जगह प्रयोग में लाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ आया? वो शब्द जो संज्ञा के नामों की जगह प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वहाँ पे हम नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, वो, मेरा, उसका आदि, ये सब हम संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि वो खाना खा रहा है, तो आपने नाम का प्रयोग नहीं किया है, आपने यहाँ पर नाम की जगह वो का प्रयोग किया है। इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, एक और बात है कि सर्वनाम जो है ना, उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द जो होते हैं वो एक जैसे रहते हैं। यानी कि वो चेंज नहीं होते हैं, वो एक जैसे रहते हैं। अब आप बोलोगे मैम कैसे? उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे ये वाक्य है, वो खाना खा रहा है, और दूसरा वाक्य है, वो खाना खा रही है। दोनों वाक्य हैं, एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, और दोनों वाक्यों में वो एक जैसा है, एक समान है। तो इसका मतलब है कि दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सर्वनाम एक समान है। समझ में आया पूरी तरह? ओके। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। हमारा सर्वनाम हो गया, आपको समझ में आ गया सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद में इन भेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी कि इसमें इनको कैसे प्रयोग में लाया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो छठा है वो है निजवाचक सर्वनाम। समझ में आया बच्चों? अब कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। समझ में आया? तो अब मैं आपको बताती हूँ इन भेदों की परिभाषा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये वो शब्द होते हैं जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं, तुम, हम, उसका आदि। समझ में आया? तो जो हमारा दूसरा है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वो शब्द हैं जो किसी निश्चय वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध कराएं। यानी कि निश्चय मतलब जिस चीज़ का हमें पता हो, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, उसके
बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये मेरा घर है, ये क्लोज नज़दीक, वो मेरा घर है दूर। लेकिन इन दोनों में आप निश्चित रूप से आपको पता है कि हाँ ये मेरा घर है या वो मेरा घर है। आपको पूरा पता है कि निश्चित रूप से पता है कि हाँ जी जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। इसके बाद आपका तीसरा आता है संबंध। आपका तीसरा है वो है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जब हम अनिश्चित पढ़ते हैं तो हमें खुद ब खुद समझ आता है कि अनिश्चित मतलब है कि जिस चीज़ की हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। ये वो सर्वनाम शब्द हैं जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, हम उसके बारे में कुछ जानते ना हो, हमें पूरी श्योरिटी ना हो। पहचान के तौर पे जैसे कोई, कुछ आदि। उदाहरण, नदी में कोई तैर रहा है लेकिन हमें नहीं पता है कौन तैर रहा है। उसने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया है लेकिन हमें नहीं पता है कि किसने खाया है। मुझे कुछ कह दो, कोई आ गया है, कोई आया है लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन आया है। इनको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संबंध वो नहीं है जैसे माँ और बेटे का संबंध, भाई बहन का संबंध या एक स्त्री पुरुष का संबंध, ऐसा नहीं। ये वो संबंध है जो एक ही वाक्य में दो शब्दों का संबंध आपस में हो, मिलते जुलते हो वो आपस में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। पहले इसकी पहचान जो है वो है जो, सो, जैसा, कैसा, जिसकी, उसकी इत्यादि। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जो करेगा सो भरेगा। करेगा और भरेगा एक ही वाक्य में दो शब्द हैं जिनका आपस में संबंध है। इसी तरह जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी इनका संबंध है। जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ और वहाँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, इन वाक्यों में इनका संबंध हमें समझ में आ रहा है। समझ में आया बच्चों इतना? तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पांचवा सर्वनाम है वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, समझ में आया? पहचान के लिए जैसे हम बोलते हैं कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये तो सारे प्रश्न ही है ना। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। माँ इस थैले में क्या है, यहाँ पे हम माँ से प्रश्न कर रहे हैं। तुम क्या खा रहे हो, किसी को हम प्रश्न कर रहे हैं कि तुम क्या खा रहे हो। ये कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न की से संबंध रखता है। तो बच्चों जो हमारा आखिरी लास्ट 6th भेद है सर्वनाम का वो है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि स्वयं, खुद। ठीक है, ये वो सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि खुद, अपने आप, स्वयं, जो भी करूँगा स्वयं करूँगा, जो भी खाऊंगा खुद खाऊंगा, जहाँ भी जाना है खुद जाना है, जो खुद करे, निज, स्वयं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान के लिए आप, स्वयं, खुद। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, मैं अपना काम आप कर लूँगा। यहाँ पे निज,
खुद बोल रहा हूँ कि मैंने जो काम करना है मैं खुद करूँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, मैंने जहाँ जाना है मैं खुद जाऊँगा, मैं उनसे खुद मिलूँगा, मुझे जिससे मिलना है मैं खुद मिलूँगा, मैं किसी की मदद नहीं लूँगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारे 6 के 6 भेद खत्म होते हैं। बच्चों समझ में आया आपको? अच्छे से समझ आया तो आप अब इसका अच्छे से उच्चारण करेंगे और इसको याद करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।